सम्मान है। और वो गुजारिश ये है कि आगे की कुर्सियों पर, पीछे की कुर्सियों पर जितने पुरुष बैठे हैं वो सब खड़े हो जाएं और जितनी महिलाएं बैठी हैं वो सब बैठी रहें। जितने भी पुरुष बैठे हुए हैं वो खड़े रहे और हम नारा लगाएंगे, सावित्रीबाई की बेटियां जिंदाबाद, सावित्रीबाई फुले की बेटियां जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माता फातिमा शेख की बेटियां जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माता रमाबाई की बेटियां जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाइए। पता है मैंने ये क्यों किया? मैं समझ पाता कि कितनी चीजों से लड़कर, कितने लोगों के उलाहने सहकर, कितनी बातें बर्दाश्त करके ये औरतें यहां आई हैं, ये बच्चियां यहां आई हैं, ये लड़कियां यहां आई हैं कि कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा। आप कहते हो कि संविधान खतरे में है क्या? पूछते हो कि क्या वाकई संविधान खत्म हो जाएगा? तो हम यहां क्यों हैं? किस बात के लिए? क्या सोच कर आए हैं? और यहां से अपने देश को, समाज को हम कहां ले जाना चाहते हैं? आपने सुना होगा कि अभी एक दिन पहले महाराष्ट्र में बहुत सारे विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें चुनाव पर भरोसा नहीं है, हमें नतीजों पर भरोसा नहीं है। अरे छोड़िए चुनाव के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, नतीजों के बारे में, हम तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आज आदमी का आदमी पर भरोसा बचा हुआ है क्या? क्या इंसान का इंसान पर भरोसा बचा हुआ है क्या? क्या मर्दों का स्त्रियों पर भरोसा बचा हुआ है क्या? क्या स्त्रियों का पुरुषों पर भरोसा बचा हुआ है? संविधान क्या है? कोई किताब है सिर्फ, कोई पन्ना है, कोई अक्षर है, या फिर एक भरोसे की गारंटी है कि इस देश में आदमी का आदमी में भरोसा हम कमजोर नहीं पड़ने देंगे। हम नहीं होने देंगे गैर बराबरी की बात, हम नहीं होने देंगे नाइंसाफी की बात, हम नहीं मरने देंगे सपनों को कोई अकाल मौत। तो इसलिए यह समझना बड़ा जरूरी है कि हम लोग जो यहां आए हैं, इस मुश्किल वक्त में आए हैं, तो क्या सोच कर आए हैं और यहां से क्या लेकर जाने वाले, और यहां से पीछे जाकर, आगे जाकर, अपने इलाकों में फैलकर हम कौन सी नई बात करने वाले। बहुत बात हुई जगदेव बाबू की, और मुझे भी एक लाइन कहनी है कि खतरा संविधान पर है, लेकिन संविधान पर खतरा कैसे आता है? संविधान पर खतरा आता है तब जब आपके सोचने का अधिकार आपसे छीन लिया जाता है, आपसे अपनी तरह की बात कहने का अधिकार छीन लिया जाता है, आपसे अपनी तरह की बात लिखने का अधिकार छीन लिया जाता है, आपसे अपनी तरह के सपने देखने का अधिकार छीन लिया जाता है। इसीलिए इस छिनैती के दौर में हम बात करने आए हैं कि हम बचाएंगे संविधान को। संविधान को बचाना मतलब अपनी सोच को बचाना है, संविधान को बचाना मतलब अपनी आवाज को बचाना है, संविधान को बचाना मतलब अपने सपनों को बचाना है। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब कम से कम अपने सपनों को बचाना चाहते हैं, हम सब कम से कम अपनी आवाज को बचाना चाहते हैं, हम सब कम से कम न्याय को बचाना चाहते हैं, हम सब बचाना चाहते हैं शिक्षा और रोजगार के अधिकार को। इसलिए ये दौर बड़ा मुश्किल है, और मुश्किल दौर इसलिए है कि मैंने कहा कि एक लाइन मैं भी जगदेव बाबू के बारे में कहूंगा, और वो बात मुझे ये कहनी है कि उनकी हमारी माथे में गोली इसलिए मारी क्योंकि उनका कहना था, ये ऐलान था कि हम कुछ भी करने देंगे, लेकिन आपको अपने तरीके से सोचने नहीं देंगे, आपको अपने तरीके से बोलने नहीं देंगे, आपको अपने तरीके के सपने नहीं देखने देंगे। इसलिए अरवल के लोगों देखो, दाऊदनगर के लोगों, ओबरा के लोगों, अतरौली के लोगों, देखो बिहार के लोगों, भारत के लोगों, अपने सपने के हक में आवाज उठाओ, उठाओ न्याय के पक्ष में आवाज, जो आज आमादा है तुम्हारे अस्तित्व को कुचल देने पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने आप को बचाओ, संविधान अपने आप बच जाएगा, अपने न्याय को बचाओ, संविधान अपने आप बच जाएगा, अपने सपनों
कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत मोटी मोटी बात करना चाहता हूं आपके साथ। बात उठी कथा की, बात उठी प्रवचन की। आप में से हो सकता है कि कोई बात खराब लगे, हो सकता है कि कोई बात चुभे, लेकिन मैं यहां आपकी मातम पुरसी मिजाज पुरसी के लिए भी नहीं आया हूं। आपको बात चुभेगी तो चुभनी चाहिए, आपको बात खराब लगती है तो लगनी चाहिए, और वो इसलिए लगनी चाहिए कि कोई बात चुभेगी नहीं, कोई बात खराब नहीं लगेगी तो आगे का रास्ता नहीं निकलेगा। सुना होगा आपने कथा, कथाएं सुनी होंगी, और हर घर में कथा होती है। आप में से बहुतों के हाथ पर कुछ बंधा हुआ होगा और आपने सोचा होगा कि छोटा रिचार्ज आपकी जिंदगी को बचा लेगा। एक कथा सुनाई जाती है सबके घरों में कि एक व्यापारी था, वो जा रहा था व्यापार करने, कहीं सत्यनारायण की कथा हो रही थी, उसने प्रसाद नहीं लिया, आगे बढ़ गया, आगे गया तो व्यापार लुट गया, घर आया तो घर जल गया था, रिश्तेदार दूर हो गए थे, बीवी छोड़कर भाग गई थी, पता नहीं क्या क्या क्या। फिर उसने कथा सुनी और सब कुछ वापस होता चला गया। मुझे नहीं मालूम ये कथा कब लिखी गई, मुझे नहीं मालूम ये कथा किसने लिखी, मुझे नहीं मालूम ये कथा क्यों लिखी गई, लेकिन एक कथा जिसने हमारी औरतों को, जिसने हमारी बेटियों को, जिसने हमारी बहनों को सदियों से खौफ में भर रखा है, वो किताबें हमारी दोस्त नहीं हो सकती। वो कथाएं, उन कथाओं में आग लगाओ जिसने हमारी औरतों की आंखों में खौफ भर दिया है। उन कहानियों को जलाकर फेंक दो जिसने हमारी बेटियों को, बहनों को दहशत से भर दिया। और मैं बताऊं आपको एक बात, मेरी बहनों, मेरी माओ, ध्यान से सुनना, और इसलिए पिछले हुए लोगों का कोई इतिहास नहीं होता, कालों का कोई इतिहास नहीं होता, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा औरतों का कोई इतिहास नहीं होता। इतिहास पूरी दुनिया का इतिहास आक्रमणकारियों का इतिहास है, पूरी दुनिया का इतिहास विजेताओं का इतिहास है, पूरी दुनिया का इतिहास लुटेरों का इतिहास है। और जब से इस दुनिया में कालों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, पसमानदा ने, औरतों ने अपना इतिहास ढूंढना शुरू किया है, पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। ये कौन लोग हैं जो खुदाई पर आमादा है, एक नई तरह की खुदाई, और वो अपनी खुदाई से अपना इतिहास दिखा रहे हैं। बात हुई है नौकरी की, अच्छी बात है नौकरी हासिल करना, अच्छी बात है कलेक्टर बन जाना, अच्छी बात है डीएमएसपी बन जाना, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, इससे घर चल जाएगा, परिवार चल जाएगा, इससे इतिहास नहीं बदलेगा। और अगर इतिहास बदलना होगा तो लड़कियों, तुमसे खास तौर पर कहता हूं, कहानियां लिखो, लिखो वो कहानियां जो तुम पर गुजरी है, लिखो वो कहानियां जो तुमने बर्दाश्त की है, लिखो वो कहानियां जो तुमने अपने पुरखों से सुनी है। वो दफन की हुई उन तमाम कहानियों को निकालो और बनाओ उसको अपना इतिहास, और तब जाकर बदलेगा देश, बदलेगा इतिहास, बदलेगा ये माहौल, बदलेंगे हम और तुम। ये जिम्मेदारी हम पर और आप पर है कि अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को कहानियां, कविताएं, इतिहास लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। मुझे खुशी है इस बात की, जब ये बात सामने आई कि यहां एक प्रतियोगिता होती है, और तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरी चिंता दूसरी है, मेरी फिक्र दूसरी है। और मेरी फिक्र यह है कि क्या वाकई इस तरीके के कार्यक्रमों से कुछ बदलता है? क्या वाकई 100, 50 हजार, 2000 लोगों के सुन लेने से कोई बात बनती है? तो आप जैसे लोगों का उत्साह देखकर मुझे लगता है कि बात तो बनती है, और बात अगर आज नहीं बनेगी तो कल बनेगी। लेकिन जो बात है कि मेरे सामने लिखा हुआ संविधान भारत की आत्मा है, बात है कि इस आत्मा को मारने की कोशिश हो रही है, तो क्या आत्मा को मारने की कोशिश से आत्मा मर जाएगी? और संविधान खत्म करने का ऐलान नहीं करना है। इस देश में अगर संविधान को खत्म करना है
शिक्षा को खत्म कर दो, संविधान अपने आप खत्म हो जाएगा। आप इस देश के नौजवानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, लड़कियों को पढ़ने से रोक दो, स्कूल जाने से रोक दो, विश्वविद्यालय जाने से रोक दो, पीएचडी करने से रोक दो, कहानियां कविताएं लिखने से रोक दो, जज वकील डॉक्टर होने से रोक दो। संविधान खत्म करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि अपने आप को बचाओ। इसलिए कहता हूं कि जो बात तुम्हारे दिल में है वो कहो, और इसलिए कहो कि तुम्हारी आने वाली नस्लों को यह याद रहे कि जब हमला हो रहा था शिक्षा पर, जब हमला हो रहा था बोलने के अधिकार पर, जब हमला हो रहा था लिखने के अधिकार पर, आप मुझे बताइए क्या इस देश में किसी चोर उचक्के को जेल में डाला जा रहा है? क्या इस देश में किसी भ्रष्ट बेईमान को चोर में डाला जा रहा है? लाखों करोड़ की बेईमानी के सबूत मिले हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया गया हजारों करोड़, चोर की तरह पूरी तरीके से ढिठाई के साथ, और चोरी के पैसे से, बेईमानी के पैसे से, मक्कारी के पैसे से बनी हुई सरकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही है, ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रही है, हमारी और आपकी सोच समझ का सर्टिफिकेट बांट रही है। तो सवाल है कि वो सरकारें हमारी नागरिकता के बोध को खारिज करेंगी, वो सरकारें हमारे अस्तित्व के बोध को खारिज करेंगी, वो सरकारें हमारे सोच समझ और सपनों को खारिज करेंगी, या हम सब मिलकर ऐसी सरकारों को खारिज कर देंगे? ये बैठकर तय करना है हमको और आपको। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, ये सोचना कि इस तरह के समारोहों के बाद क्या आंदोलनों में तब्दील होते हुए जो विषय हैं वो यहीं रुक जाने चाहिए। और ये बात इसलिए पुरजोरी से, ढिठाई से, जोर से चीख कर कह रहा हूं कि जब मैं माहौल को देखता हूं तो डर लगता है। और डर इसलिए लगता है कि हम और आप, जिनको जरूरत थी किताबों की, जिनको जरूरत थी किताबों की, कलम की, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकालयों की, ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन क्लासरूम्स की, ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की, हमारे हाथों में कांवड़ थमा दिया गया। हम 25 दिन तक, आपको बात बुरी लग सकती है, लेकिन वो समाज जो 25 दिन तक, 20 दिन तक, 30 दिन तक बोल बम करता फिरता है, उसको अपनी तरक्की के बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा करने से आपका धर्म न बचेगा न खत्म होगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों ने धर्म का बाजार खड़ा किया है, जिन लोगों ने धर्म का धंधा बनाया है, आपने कभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कांवड़ धोते देखा है क्या? बताइए, आपने देखा है क्या? आपने योगी आदित्यनाथ को कांवड़ धोते देखा क्या? आपने मोहन भागवत को कांवड़ धोते क्या? आपने देखा किसी को? अमित शाह के बेटे को कांवड़ धोते देखा? जेपी नड्डा के बेटे को कांवड़ धोते देखा? शिवराज सिंह चौहान को कांवड़ धोते देखा? तो वो कौन लोग हैं जो हमारे बच्चों के कंधों पर कांवड़ थमाकर, हमारे हाथों में त्रिशूल थमाकर एक खास कौम के खिलाफ भड़का रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो हमारे दिमाग में दंगाई सोच भर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो हमको बता रहे हैं कि एक खास कौम के खिलाफ उतरकर त्रिशूल और तलवार लेकर उनकी छातियों में भोंक कर तुम देशभक्त कहलाओगे, तुम कहलाओगे सबसे बड़ा हिंदू? मुझे डर लगता है, और यह डर इसलिए है कि मुझे अपनी आने वाली नस्लों को लेकर फिक्र होता है। मैं अपनी बेटियों की आंखों में खौफ देखता हूं, मैं अपनी बहनों की आंखों में डर देखता हूं, और वो डर इस बात का डर है कि कल को वो किसी चौराहे पर निकलेंगी तो उनका दुपट्टा देखकर उनका सबसे ज्यादा प्यार से। और यहां मुझे कविता याद आती है कि फिलिस्तीन की सीमा पर एक लड़की एक लड़के से मिली। लड़की ने अपने इजरायली साथी से कहा कि कब लौटोगे? लड़के ने कहा जब युद्ध खत्म होगा तब। लड़की ने कहा और युद्ध कब खत्म होगा? लड़के ने कहा जब हम फिर मिलेंगे तब।
तानाशाह खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया के तानाशाहों को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से डर लगता है तो प्रेम से डर लगता है, भाईचारे से डर लगता है, मोहब्बत से डर लगता है, गले मिलने से डर लगता है। इसलिए गले मिलने वाले लोग दुनिया में ज्यादा नहीं हो जाएं, इसलिए गले काटने की रवायत चली है। तो लकीर बड़ी साफ है, एक तरफ गले मिलने की राजनीति है, दूसरी तरफ गले काट रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो क्या हमने बोलना बंद कर दिया? हमारी नौकरी खत्म कर दी गई। तो क्या हमने बोलना सोचना बंद कर दिया? नहीं। इसलिए कि जब बहुत कुछ दांव पर लगाकर हमारी तरह के लोग बोलते हैं तो ये सोच कर निकलते हैं कि आने वाले दिनों में मैं अकेला भी रह गया, एक भी आदमी पीछे नहीं आया, एक भी आदमी हमारी सोच का साझेदार नहीं निकला, तब भी हम चलेंगे, तब भी हम बोलेंगे, तब भी हम सोचेंगे, तब भी हम लड़ेंगे। तो उन तमाम लड़ाइयों के नाम जो हमारी और आपकी साझी लड़ाई है, उन तमाम सपनों के नाम जो हमारी और आपकी सपने साझे हैं, उन तमाम पहलकदमियों के नाम जो हमने और आपने साथ मिलकर देखे, मैं कहना चाहता हूं कि आओ हम साथ चलें, आओ हम एक दूसरे का हाथ पकड़े, आओ हम साथ सोचें और मिलकर कहें कि अगर इस मुल्क में हम साथ न चल पाए, अगर हम साथ न रह पाए, एक दूसरे की बात न सुन पाए, तो समझ लेना कि इस मुल्क को बनाने वाले लोगों ने हमको जो मुल्क दिया था उसके साथ हमने गद्दारी की। संविधान ऐसे नहीं खत्म हो सकता। इस देश के आईन पर, इस देश के लोकतंत्र पर, जमहूरियत पर मेरा बड़ा पक्का यकीन है। और वो यकीन, उसी यकीन के हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश में एक भी आदमी ऐसा बचा हुआ है जो बराबरी का हामी है, एक भी आदमी ऐसा बचा हुआ है जो न्याय का हामी है, एक भी आदमी ऐसा बचा हुआ है जो स्वतंत्र स्वप्न का हामी है, एक भी आदमी ऐसा बचा हुआ है जो साझेदारियों का हामी है, उस दिन तक इस देश से संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता। और इस दुनिया का काम, इस देश का काम किसी भी झुमटा बाबा के बिना चल सकता है, किसी भी चिमटा बाबा के बिना चल सकता है, किसी भी लफंदर कमंडल प्रमंडल बाबा के बिना चल सकता है, लेकिन इस देश का काम अगर किसी एक बाबा के बिना नहीं चल सकता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना नहीं चल सकता। इसलिए सिर्फ एक बाबा को बचाओ और बाकी सारे बाबाओं को खारिज कर दो, तभी बचेंगे स्वप्न, तभी बचेंगी साझेदारियां, तभी बचेंगी हमारे और साथ चलने की ख्वाहिशें, तभी बचेगा प्रेम, तभी बचेगी चाहना, तभी बचेगा समर्पण, तभी बचेगी सोच, और तभी बचेंगे हम और तुम। इसलिए मेरे माओ, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखना, अपने आप को बचाओ, अपने सपनों को बचाओ, बचाओ अपनी सोच को। और इसलिए बचाना क्योंकि अगर तुमने अपने आप को बचा लिया तो सब कुछ बच जाएगा। इसलिए कोई बहुत बोझ लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस देश में बहुत सारे खतरे हैं, लेकिन आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग यहां जमा हैं, बहुत सारे पत्रकारों को होना चाहिए था। आपका मीडिया कहां है? कौन लिखेगा इसकी खबरें? कौन बताएगा कि यहाँ 5000 से ज्यादा लोग जमा हुए? कौन बताएगा कि उसमें से 1000 से 1500 औरतें, लड़कियां, बच्चियां थी? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि हमारे जिन लोगों ने ये वैचारिकी गढ़ी, उनके सोच में कहीं था ही नहीं कि ये बात पहुंचनी चाहिए, आगे जानी चाहिए। क्यों नहीं खत्म होता आरएसएस का ऑर्गेनाइजर? क्यों नहीं खत्म होता 5 टन गढ़ शक्ति? खत्म हो जाता है, लिबरेशन जैसे तैसे निकल रहा है, सर्चलाइट बंद हो गया। तो ये बात सोचना कि जब तक अपना मीडिया खड़ा नहीं करोगे, वो पत्रकार जो अमेरिका पहुंच जाते हैं एक प्रधानमंत्री की दलाली के लिए, उन पत्रकारों की नैतिक हिम्मत नहीं है जो मणिपुर जाकर एक लाइन कर सके। क्यों? क्योंकि मणिपुर में जितने लोग प्रभावित हैं वो दलित से ज्यादा औरतों से नफरत करते हैं। तो जो लोग औरतों से नफरत करते हैं वो हमको बताते हैं कि इस देश को कैसे चलाना है, वो हमको बताते हैं कि तमीज क्या होती है, वो हमको बताते हैं कि सोचने और समझने का सलीका क्या होता है। आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि खतरा है, लेकिन वो खतरा मेरी तरह के लोगों पर
केवल नहीं है, वो खतरा ज्यादा आपके ऊपर है जो मेरी तरह के लोगों को सिर पे चढ़ा कर रखते हैं, हमारी तरह के लोगों को हौसला देते हैं। हम सड़कों पर चलते हैं तो गुरूर के साथ चलते हैं, हम पकड़े जाते हैं किसी थाने में, कचहरी में, कोतवाली में, तो हम कह पाते हैं कि हमारे लोग तुम्हारी वर्दी उतरवा लेंगे। और इसलिए हमारी तरह के लोग गुरूर में रहते हैं कि डाल दिए जाएंगे जेलों में तो क्या, कत्ल कर दिए जाएंगे तो क्या, कुचल दिए जाएंगे तो क्या। यह गुरूर हमारे आसमान पर आखिरी सांस तक रहेगा कि हमने लड़ाई लड़ी थी, हमने तुम्हारी बात कही थी। लेकिन आखिर में जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि कलेर के लोगों, याद रखना, अपने सोचने वालों को बचाओ, लिखने वालों को बचाओ, पढ़ने वालों को बचाओ, कविता करने वाले लोगों को बचाओ, कहानियां लिखने वाले लोगों को बचाओ, इतिहास बोलने वालों को बचाओ। इन सबको बचाओगे तभी तुम बचोगे, और नहीं तो तुम भी गुम हो जाओगे इतिहास के किसी पन्ने में। तो एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं है अभी आंखों का समंदर होना। ये आंखें जब समंदर बनती हैं, तानाशाह बह जाया करते हैं, बह जाया करते हैं। वो बहेलिए जो परिंदों को अपने जाल में फंसाना अपना धर्म समझते हैं। हमारा धर्म संविधान है, हम उसी को बचाते हैं। आपने हमें बुलाया, इतने प्यार से सुना, इतना सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।